Hello students. In previous lecture we had discussed about the atomic masses and we learnt about some of important elements with their atomic masses. In this lecture we will discuss some important terms before the mole concept of this chapter, and after that we will discuss or explain about mole concept of the chapter. Now you can see that what is atomic mass in this lecture. एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? परमाणु भार, किसी भी परमाणु का जो भार है। इसकी डेफिनेशन याद करो भाई बच्चों। आपको वैसे तो पता है एटम का मास किस किस पर निर्भर करता है। ये मेरा एटम है, इसके अंदर क्या है? कुछ प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियस होता है ना बच्चों। एटम के बीच में भी क्या है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक। ठीक है, इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं बच्चों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? जिन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन मेरा। और न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? जिस पे नो चार्ज, जीरो चार्ज होता है भाई। ठीक है, ये सारे के सारे एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। मूलभूत इसके क्या हैं? कुछ कण हैं जो जरूरी हैं, मतलब इनको एस्केप नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते भाई। तो चलिए एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताता हूँ आपको मैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व का परमाणु भार इस तरह से परिभाषित है एज द नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितने गुणा एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, की उस एलिमेंट का जो एटम है इज हेवियर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन 12, कार्बन 12 के आइसोटोप से वो एटम कितना भारी है, वही उसका एटॉमिक मास डिफाइंड है भाई। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, जैसे मैं बात करूं आपको कार्बन का, बताओ भाई कार्बन का। तो आप कार्बन का 12 बताते हो तो 12 ग्राम बोलोगे या क्या बोलोगे? तो 12 ग्राम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एटम इतना छोटा है कि उसको देख ही नहीं सकते हम। तो 12 ग्राम तो मेजरेबल क्वांटिटी है। 12 ग्राम तो क्या बच्चों? मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जब एटम को आप देख ही नहीं सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो 12 ग्राम क्यों बोल रहे हो? गलत है। इसको बोलोगे 12 AMU। क्या बोलोगे बच्चों? 12 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझे ना? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है 1/12 भाग भाई उसका, किसके? उस एटम के मास का, कार्बन आइसोटोप 12 से। तो अब देखिए अगला टॉपिक हमारा ग्राम एटॉमिक मास। उसको हम ग्राम एटॉमिक मास में बोल लेंगे। और ग्राम एटॉमिक मास हमारा 16 ग्राम बोल सकते हो आप इजीली। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास एलिमेंट का ग्राम में लिया जाता है उसको स्पेशली ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU था, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास तो इसका 16 ग्राम ही होगा ना, है ना? ग्राम क्या होगा? 16 ग्राम। तो मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट देख लीजिए मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब होता है हिंदी में अणुवीय भार। अणुवीय भार। एटॉमिक मास तो एटम का था और मोलिकुलर मास मॉलिक्यूल का होगा। यानी द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इसके मॉलिक्यूल का सभी का एवरेज कर दो, सबको एवरेजली रिलेटिव मास इनका जोड़ दो, कंपेयर करो फिर कार्बन 12 आइसोटोप से, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर मास। ठीक है, निकालना भी सिखाया जाएगा। मॉलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके एटॉमिक मासेस को, जितने भी उसमें एटम हैं सबके एटॉमिक मास ऐड कर दें आप कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, देख लीजिए जैसे जर्नली वाटर होता है बच्चों। वाटर में 2 हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे लिख लो 1 होता है। वो टेबल ऊपर वाली बताई थी, जब कम आएगी आपको। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक में भी कम आएगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है बच्चों। तो ध्यान से देखो 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 × 1, यानी 2 हाइड्रोजन थे तो 2 से हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 प्लस 16 ऑक्सीजन का हो गया, तो 2 + 16 कितना हो गया 18। कितना हो गया बच्चों? 18। इस तरह से निकाला जा सकता है। फॉर अनदर एग्जाम्पल कैन बी टेकन आल्सो। जैसे CO2 का निकालना चाहते हैं, CO2, तो कार्बन का कितना बच्चों 12, ऑक्सीजन 2 हैं, एक का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। 32 और 12 बच्चों 44, तो ये 44 आ गया इसका। मोर एग्जाम्पल, सब मोर एग्जाम्पल लाइक NH3 ले लो भाई। NH3 हमारा अमोनिया गैस होती है। NH3
नाइट्रोजन का कितना बच्चों 17, ना सॉरी 14, नाइट्रोजन का 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का, यानी 3 इंटू 1, 1 हाइड्रोजन का होता है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लिए गए हैं, तो सिंगल सिंगल को ऐड करना है, 17 आ गया भाई, कितना आ गया 17। इस तरह से एटॉमिक मोलिकुलर मास निकाला जाता है। तो मैंने एक आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको ट्राई करना आप। यहाँ पे मैंने इसका तो समझा दिया आपको, देखो ये भी समझा दिया है, ये आपको बता दिया मैंने H2O का, CO2 का बता दिया, NH3 का। आपको कैलकुलेट करके कमेंट करना है मेरे पास। एक तो ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है, और ये एक सुक्रोज है, ग्लूकोज सुक्रोज, इन दोनों के बताने हैं, और कमेंट में लिखें इनके क्या आंसर आए हैं, मोलिकुलर मास क्या आए हैं बच्चों, ठीक है। ऊपर मैंने एक और समझाया है आपको, ये H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का 98, कितना भाई 98, ठीक है। अगला टॉपिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो बेसिक है, ये समझ लो आज हमारा बेसिक ही है, और ये 12th में भी बच्चे पजल रहते हैं इस टॉपिक में, जो आज बता रहा हूँ आपको मैं। ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। जनरली हम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं बड़ा इजीली, 9th क्लास में भी आता है साइंस में। 9th क्लास में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, सब कुछ पूछा जाता है वहाँ पे इस चैप्टर में, और एटम वाला ही चैप्टर होता है ये। और इसके अंदर देखो बच्चों, इक्विवेलेंट मास से सभी बच्चों को डर लगता है। इक्विवेलेंट मास क्या है, देखो नाम से ही, एटॉमिक मास पढ़ोगे इजीली, मोलिकुलर मास इजीली, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, वो भी इजीली। लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या है, इसको देखो, ये भी आपको आज के बाद बड़ा इजी लगने लगेगा भाई समझने के बाद। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है समझो एक बार। इक्विवेलेंट मास का सिंपल सा फार्मूला मैं एक बताता हूँ आपको। मोलिकुलर मास, वेट भी लिख सकते हो यहाँ पे, केमिस्ट्री में मास वेट कुछ नहीं है, बराबर चलता है। हालांकि फिजिक्स में दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें चल जाता है। मोलिकुलर वेट बाई एक्स, व्हाट इज दिस एक्स, ये एक्स अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको नाम दे दिया हमने वैलेंसी फैक्टर। क्या नाम दे दिया बच्चों, वैलेंसी फैक्टर। तो समझो एक बार, देखो अगर मैं बात करूं, देखो इसको समझाऊं आपको, ये x कहाँ पर क्या होगा यूज। अब इक्विवेलेंट मास अगर एसिड का निकालना है तो इस x की वैल्यू अलग से डिफाइन होगी। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास फॉर बेस, देन दिस x विल बी टेकन एज डिफरेंट टाइप। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, देन दिस x विल बी आल्सो बी डिफरेंट वैल्यू। तो देख लीजिए, एसिड के लिए बताता हूँ। फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद एसिड। एसिड से शुरुआत करते हैं बच्चों कि एसिड का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालोगे। मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालना चाहता हूँ। तो याद रखो, जब भी इक्विवेलेंट मास की बात आई एसिड के लिए, तो नीचे जो x हमारा होता है वो x हो जाता है एसिड के लिए बेसिसिटी। x का मतलब क्या है यहाँ पे, अब बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब भी मैंने लिख रखा है बच्चों। बेसिसिटी का मतलब है हाउ मैनी H+ आयंस आर गिविंग सॉल्यूशन, यानी ये हमारा जो एसिड है वो इस सॉल्यूशन में कितने H+ आयन दे देता है, कितने H+ आयन फ्री करता है, उसी को बेसिसिटी बोला जाता है। तो बड़ा इजी हो गया अब तो आपके लिए। तो अब इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो x की वैल्यू ज़रूरी है। मोलिकुलर वेट तो निकालना सिखा दिया मैंने, सबके मोलिकुल यानी सबके एटम को जोड़ के, रिलेटिव जोड़ के उनको आप ऐड करके लिख दो, और मोलिकुलर मास आ जाएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम एक्स की वैल्यू अगर आ जाती है तो आपको इजी हो जाता है फिर। तो आप देखें एक बार, H2SO4 में यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4। बताओ H2SO4 को तोड़ के दिखाओ आप, ऐसे टूटेगा ना, ये 2H+ और SO4 2- है ना, बैलेंसिंग होती है इसमें। तो 2H+ आयन दिए यहाँ पे इसने, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई बच्चों 2। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मैंने मोलिकुलर वेट निकाला था 98, नीचे x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 2, तो 49 ग्राम आ गया भाई। कितना 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया इसका, समझ गए होगे ना। यस, वी आर टेकिंग विद अनदर एग्जाम्पल दैट इज HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बात करेंगे अब हम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा HCl है, तो HCl को तोड़ के देखो H+ और Cl-, इसका मतलब कितने H+ आयन दिए इसने 1 दिए, तो मोलिकुलर वेट बाई x, बेसिसिटी कितनी, बेसिसिटी है 1 है। तो HCl का वैसे होता कितना है देख लो एक बार, चेक कर लो। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इसको ऐड करोगे तो ये ऊपर मोलिकुलर वेट लिख दो, नीचे 1 लिख दो भाई, आ जाएगा आंसर कि नहीं आ जाएगा बताओ, है ना।
तो चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों। इसके अंदर है सम मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आप देख के नहीं निकाल सकते बच्चों, गलत हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के केस में H3PO4 बच्चे क्या सोचते हैं कि 3H प्लस आयन देगा भाई, तो ये आप गलती कर देते हो भाई, ठीक है। और इसके केस में क्या सोचते हैं आप, ये भी H3PO2 H3PO3, ये सारे के सारे कितने आयन देते हैं, 3 तो चलो इसके तो मान लिया हमने 3 आयन दे दिए इसने, क्या ये भी 3 आयन देगा, क्या ये भी 3 आयन देगा, सब में 3 का फैक्टर दिखता है। तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं कुछ। जहाँ पे ऐसा लगी आपको कि सिंपली ये नहीं निकलेगा, तो आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। और इसका स्ट्रक्चर जैसे है आप कैसे बनाओगे सीखना पड़ेगा। अभी 11th क्लास है पहले आपकी, 12th वालों को बताते हैं ये। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम H3PO4 का। कैसे बनेगा, बड़ा ईजी है, देखो बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। H3PO4, अब क्या करें, P डबल बॉन्ड O लिख लें। कितने PO4, ऑक्सीजन 4 हैं तो 3 ऑक्सीजन नीचे चिपका दें इसके, हो गई ना, 4 ऑक्सीजन हो गई। H3, 3 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दें, ये देखो 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर जाएंगी ना, कर जाएंगी कि नहीं कर जाएंगी। अब देखो मेरे को ये बताओ आप, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजिली क्या है H प्लस देगा। ये बॉन्ड भी टूट के इजिली H प्लस देगा, ये बॉन्ड टूट के भी इजिली H प्लस देगा। तो इसकी एसिडिटी, इसकी सॉरी हाँ ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पी ब्लॉक चैप्टर में भी आएगा। बेसिसिटी कितनी हो गई, कितनी होगी 3, तो इसकी मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 3 निकल आएगा आंसर, है ना। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड एक्स की वैल्यू 3। सेकेंड फैक्टर देखो H3PO3, इसमें चेक करते हैं हम H3PO3 का फैक्टर देखो भाई क्या है। जैसे मैं डिस्कशन अगर करता हूँ H3PO3, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं H3PO3, यानी कि ऑक्सीजन 3, अब की बार एक ऑक्सीजन यूज हो गया, 2 और 3 खत्म हो गए ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ डायरेक्टली, H3 है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखो 2 हाइड्रोजन हैं जो फ्री हो सकते हैं इजिली, यह हाइड्रोजन फ्री नहीं हो सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इतनी नहीं है कि इसको अलग कर देगा ये फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही, यानी बेसिसिटी कितनी आई बच्चों इसकी 2, तो मोलिकुलर वेट बाई 2 कर दोगे, मोलिकुलर वेट बाई 2, एक्स की वैल्यू आ गया समझ में, देख लिया ना, अलग वैल्यू आई। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ H3PO2। अब की बार 2 ही ऑक्सीजन है बच्चों, देखो P डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे O, PO2 हो गया, H3 यानी H और एक H यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ही H ऐसा है जो कि आयोनाइज हो सकता है इजीली, दूसरा H भी आयोनाइज नहीं होगा, P के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे आपको कि इसकी जो बेसिसिटी है वो केवल 1 है, और 1 है तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाई 1 करोगे। अंडरस्टैंड, ये देख लीजिए मैंने समझाया वो आपको लिखा हुआ सभी के लिए, और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है ये सारा फैक्टर, इसके अंदर आप देख लें, सॉरी इसके अंदर देख लें डिवाइडेड बाई 2, इसके अंदर देख लें एक ही H है जो फ्री हो सकता है डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारा मोलिकुलर वेट एसिड का क्लियर हुआ आपको। अंडरस्टैंड, नाउ वी विल डिस्कस द इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का बताता हूँ मैं आपको, बेस के मास में आप क्या करोगे, जनरली बेस के अंदर जो फार्मूला है वही रहेगा भाई बच्चों। अब यहाँ पे क्या, मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी हो जाएगी। एसिड वाले में क्या करते थे, मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी, और बेस वाले में क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी। तो ये एक्स यहाँ पे एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मतलब यहाँ पे कितने OH माइनस आयन देता है ये आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कितने OH माइनस आयन देता है। जैसे मेरे पास CaOH ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितनी होगी इसके लिए, बता दीजिए एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा होगा आपको 2OH माइनस आयन देगा, ये OH2 है ना। इस वाले में देख लीजिए OH3 3 आयन देगा, इस वाले में देख लीजिए सिंगल OH 1 देगा। तो ये बेस का तो बड़ा आसान था भाई, है ना। तो बेस का आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। साल्ट के केस में क्या करोगे, मोलिकुलर वेट बाई एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, हेयर एक्स में भी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, क्या बताया मैंने, साल्ट के केस में जो एक्स है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन देख लो, या ज़रूरी नहीं है टोटल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन भी देख लो आप। जितना चार्ज इस पे है इतना ही चार्ज तो इस पे होगा, तभी तो साल्ट बैलेंसिंग से बनता है बच्चों। ये तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ना। साल्ट क्या है, कितने कैटायन उसमें है, कितने एनाइन है,
इक्वी रेशियो में बनता है, उनके इक्विमोलर रेशियो में। तो इसीलिए हम डिस्कस करते हैं। चलो ये साल्ट मैंने ले लिया। जैसे सबसे पहले साल्ट की मैं बात करूं तो नॉर्मल सा साल्ट मेरे पास कौन सा है, NaCl है ना, NaCl। Na में कितने आयन हैं, +1। Cl में कितने आयन हैं, -1। दोनों बराबर हैं, इक्विमोलर हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1, सिंपल। देख लीजिए ऊपर वाला एग्जांपल, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट मास मोलिकुलर वेट बाई x की वैल्यू कितनी आएगी, Na2। देखो बच्चों Na2 कितने आयन देगा टूट के, 2Na+, इसका मतलब 2। AlCl3, Al पे चार्ज देख लो कितना है, Al3+ चार्ज होता है एल्यूमिनियम पे, तभी तो Cl3- लगे हुए हैं इसके साथ। 3 ये हो गई, 3 तो एनाइन 3 कटाइन, इसका मतलब 3। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पे देखो Al2 एल्यूमिनियम पे Al2 है, यानी 2Al हो गया, 3+ चार्ज इस पे होता है। ऐसे भी देख सकते हो, 2 तो एल्यूमिनियम है और 3+ चार्ज है। एक एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज था, 2 एल्यूमिनियम पे कितना हो जाएगा, 6+ चार्ज। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट कर दें आप। मैग्नीशियम सल्फेट सभी बच्चे जानते होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट Mg2+, यानी कि 12 हो जाएगी इसकी। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है ब्रीफली कि ये देख लीजिए एक बार कि एसिड के केस में जो x है हमारा वो बेसिसिटी है, H+ आयन कितने देगा, लिख दो भाई मोलिकुलर वेट के डिवाइडेड में, मोलिकुलर वेट के बटे में लिख दो उसको। बेस के लिए x की वैल्यू एसिडिटी है, OH कितने देगा। साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी। ये फार्मूला रहा, अप्लाई करो, कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल सोल्व करो। इजीली न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, एटलीस्ट सारे के सारे देख लीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, उनको आप कैलकुलेट कर लें, खुद भी कर लें कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH Na2CO3। एक एसिड ले लिया मैंने, एक बेस और एक साल्ट, तो मोलिकुलर वेट यहाँ पे कितना आ जाएगा H2SO4 का। H2SO4 का पहले मोलिकुलर मास निकालो ना, मोलिकुलर वेट। तो H2SO4 देखो बच्चों कैसे निकालोगे, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता 16, 16 चुके 64, सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 आ गया भाई। मोलिकुलर वेट कितना आ गया बच्चों, 98 ऊपर रख लेंगे। और कितने H+ तोड़ता है, ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 2 है, 2 से डिवाइड कर लो, 49 आंसर आ गया भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट NaOH। NaOH का क्या करेंगे पहले, NaOH इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बेस, सबसे स्ट्रोंगेस्ट बेस है भाई ये। 14 इसका pH 14 होता है, और pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसकी। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl होता है, उसकी pH वैल्यू सबसे कम है और इसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस ये भी याद रखें आप सारी चीज़ें। NaOH हमारे पास है, Na का कितना होता है बच्चों 23, O का कितना होता है 16, H का कितना है 1, ऐड कर दो 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 आ गया भाई। तो डिवाइड यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 40 डिवाइडेड बाई कितना NaOH, कितने, ये बेस है और ये बेस है तो कितने, ये हमारे क्या OH आयन दे रहा भाई, देख ले OH आयन मतलब एसिडिटी कितने, सिंगल 1 है, 1 है तो डिवाइड कर लो, 40/1 40 ही आ गया है ना। एक और एग्जांपल है, उसको और देख लो आप, लास्ट फाइनल Na2CO3। Na2CO3 को कैसे सोल्व करोगे, Na2CO3 यानी 2 Na है, एक Na का कितना 23 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 23 दूनी 40, प्लस में 12, प्लस में ऑक्सीजन का 16 तिये 48। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटोगे तो आप ये आ जाएगा अपना, कितना आएगा भाई 106। 106 को अब कितने इसमें आयन कितनी है, साल्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव, कैटायन एनायन देखो आप, कैटायन भी कितने हैं, देखो मैं दोनों बता देता हूँ, कैटायन भी कितने हैं 2Na+, 2 कैटायन है बच्चों है ना 2। एनायन भी कितने हैं CO2 2 माइनस, CO3 2 माइनस, 2 ही एनायन है, तो कोई सा भी रख दो, मैंने बताया था है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, ये हमने फिनिश कर लिया। और एक चीज़ और बताऊं आपको मैं, बेसिकली एक चीज़ और याद रखना कि इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था बच्चों, पीछे बताया था, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। जितना मास दे रखा है उसके बटे में मोलिकुलर मास कर दो, हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ 4 ग्राम ऑफ NaOH, क्या कहूँ 4 ग्राम ऑफ NaOH, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप गिवन मास कितना है 4 ग्राम,
डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कितना अभी निकालना सिखाया था, 23 जमा का 16 जमा का 1 40, 4/40 है ना, 0.1 आ गया, कटोगे तो 0.1 इसमें मोल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों, देखिए न्यूमेरिकल से पहले एक चीज़ बता दूं, एक फार्मूला और है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल था ना, वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये चीज़ होती है बस। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट जो हमने भी निकालना सीखा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर कर लें एक बार आप। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, फर्स्ट केस देखो क्या है, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। बड़ा इजी है, कैसे देखो समझाता हूँ मैं, क्या है इसके अंदर देख लीजिए कि इन्होंने बोला कि फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मास बाई इक्विवेलेंट मास, यानी कि मास बाई इक्विवेलेंट मास। तो मैं पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलिकुलर वेट क्या था ये NaOH, मोलिकुलर वेट कितना बच्चों 40 NaOH का सिखा था ना, डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू, ये क्या है बेस है, बेस है तो एसिडिटी है इसकी कितनी 1, एक OH है इसमें, तो 40 ग्राम आ गया मेरा, क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट मेरा 40 ग्राम। तो फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मास बाई इक्विवेलेंट वेट, यानी मास कितना था गिवन 0.4 ग्राम, ये रहा, ये देखो ये रहा 0.4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 40, आंसर आ गया 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है आंसर 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। एक और न्यूमेरिकल आपके लिए है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम H2SO4, कितना है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.984 ग्राम H2SO4। बड़ा इजी है, तो पहले हम वही काम करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, कैसे, मोलिकुलर मास 98 था वही सल्फ्यूरिक एसिड का, डिवाइडेड बाई एसिड है तो बेसिसिटी कितनी थी, H2SO4 कितने H प्लस आयन दे रहा है 2, तो 49 आ गया, तो गिवन मास कितना था 0.98 डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 49, काटोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका कितना, ये देखो ये रहा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कंसेप्ट हमारा आज का था बच्चों, जो आपको इजीली समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये, और ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो जो आगे कंसेप्ट हमारे आएंगे ना, मोल कंसेप्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल होंगे ओनली टोटल, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर एक टॉपिक है इसमें कंसंट्रेशन का फैक्टर है, वो भी इस पर डिपेंड करेगा, उसमें मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, और वो 12th में भी है, 12th वाला लेक्चर देख लोगे तो भी इजीली समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है अभी, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।